चलिए एक नए चैप्टर का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस चैप्टर के अपने कॉपी के ऊपर हेडिंग दे दीजिए। और ये जितनी भी हमें रिवीजन क्लासेस आपकी कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे पिन पॉइंट टू द एग्जामिनेशंस है, इसलिए आप लोगों ने इन क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्योंकि इस सारी क्लासेस के अंदर स्टिल अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे ना तो भी दिक्कत नहीं है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक पूरा सेशन डेलिबरेटली कॉन्सेप्ट पर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर सेशंस के ऊपर बढ़ेंगे। राइट, चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं भी बात करूँगा यहाँ पर कौन से चैप्टर की। जो पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को मैं थ्योरी से ज़्यादा गो थ्रू नहीं करवा रहा हूँ। आप लोगों को जो इसके अंदर सेकंड चैप्टर दिया हुआ है, पहला तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग की। यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। राइट, अब समझिएगा यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर कोई सामान का प्रोडक्शन कर रही है, कोई गुड्स, कोई टेंजिबल चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है, तो उनको प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट कितनी आती है। जैसा कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस रेंडर करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, उसके लिए हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। वैसे जब कोई सामान बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बोतल बनाना है, ठीक है, ये क्या है, एक बोतल है। अगर ये बोतल बनाना है तो ये एक बोतल बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएंगी, हमें वो देखना है। तो देखो, ये बोतल का अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हमें इस बोतल की कॉस्ट निकालना है, उसी को हम लोग आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं। राइट, तो ये एक बोतल की कॉस्ट कितनी आएंगी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें समझना पड़ेगा कॉस्ट से संबंधित। जैसे कि बोतल बनाना है तो क्या बोतल बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा? क्या बिना रॉ मटेरियल के बोतल बन सकती है? नो। अगर ये प्लास्टिक की बोतल है तो प्लास्टिक लगेगा, अगर ये कांच की बोतल है तो फिर ग्लास लगेगा, रॉ ग्लासेस लगेंगे आपको, ठीक है, रॉ मटेरियल लगेगा। बिना लेबरों के कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? नो। मैन लेबर मतलब ये तो मैंडेटरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके पास मटेरियल, उसके अलावा मटेरियल के बाद आप लोगों के पास मैन, ये दो चीज़ों का होना तो अति आवश्यक है अगर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो। और इन चीज़ों को खरीदने के लिए मनी की भी आवश्यकता होती है, बट हमको मनी के बारे में यहाँ पे नहीं सीखना है। हमको सीखना है कि क्योंकि जितना भी जो अमाउंट जाएगा तो सब रुपीज़ टर्म में ही तो रहेगा, करेक्ट। तो रॉ मटेरियल लगता है कोई भी सामान को बनाने के लिए। उसके अलावा लेबर, बिना लेबर के काम होता है क्या? नो। और ये बोतल को बनाने के लिए मुझे कुछ डायरेक्ट खर्चे भी करने पड़ते हैं। कैसे खर्चे करने पड़ते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इनिशियल लेवल पे जो खर्चे लग रहे हैं, ये सारे खर्चे क्या है आपके? इनिशियल लेवल के। इनिशियल लेवल का मतलब क्या था? शुरुआती खर्चे, जो बनाने के लिए आपको पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक की बोतल बनाना है तो प्लास्टिक बॉल्स खरीद के लाने पड़ेंगे, लेबर लगेंगे आप लोगों को उस प्लास्टिक के बॉल्स के ऊपर वर्क करने के लिए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा, मतलब कि और भी छोटे मोटे खर्चे जो डायरेक्टली उस बोतल को बनाने के लिए इनकर्ड किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा असेंशियल पार्ट जो डायरेक्टली उस मटेरियल के ऊपर यूज़ हो रहा है, जैसे कि बोतल की एक उसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम कोई लिक्विड डाल रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इन तीनों खर्चों को जोड़ देते हैं, मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, लेबर या डायरेक्ट लेबर, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम तीनों चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमें जो कॉस्ट मिलती है उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम उसे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? शुरुआती स्टेज पर लगने वाला खर्चा, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेंगी। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये प्लास्टिक के बॉल्स लाया था, ये रॉ मटेरियल था। फिर इसके लिए कुछ लेबर लाया था वर्कर काम करने के लिए, और भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। यानी हमने तैयारी कर ली, काम या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने की तैयारी शुरू हो गई। रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़कर हमने काम की शुरुआत कर दी। यहाँ तक कि कॉस्ट को हम लोग कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। राइट, फिर इसके बाद अब ये सामान प्रोसेस होने के लिए आगे बढ़ेगा और कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा क्या? अब ये सामान कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए फैक्ट्री में। तो अगले जो खर्चे लगेंगे वो लगेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, कॉस्टिंग में याद रखना, कॉस्ट को आप ओवरहेड के नाम से भी जान सकते हो। कॉस्ट को किस नाम से भी जान सकते हो? ओवरहेड। और ये सेम चीज़ आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते भी हो, ओवरहेड कॉस्टिंग करके, यानी कि जिसके अंदर मटेरियल कॉस्टिंग अलग से आ जाती है, ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड वेरिएबल और हमारा वेरिएबल ओवरहेड के नाम से हम लोग वैरिएंसेस में पढ़ते भी हो चीज़ें। फैक्ट्री
ओवरहेड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं। सो आप लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या आना चाहिए? फैक्ट्री के अंदर लगने वाले सारे खर्चे। तो फैक्ट्री के अंदर हम कौन कौन से खर्चे लगाते हैं? तो फैक्ट्री के अंदर हमारे पास जो खर्चे आते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो, डायरेक्ट मटेरियल तो फैक्ट्री में आने के पहले ही लग गया। तो इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसे कोई सामान या ऐसी कोई चीज़ जो इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनडायरेक्टली यूज़ हो रही हो, ठीक है। जैसे हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करते समय पानी लग रहा है, तो भी तो एक प्रकार का मटेरियल ही है ना। बट कहीं आपको बोतल बनाते समय बनने का बहुत दिख रहा है कि पानी है करके, बट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करते समय वाटर का भी यूज़ किया होगा, कोई और मटेरियल का यूज़ किया होगा, किसी कटिंग के लिए कोई ग्लास का यूज़ किया होगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल के अलावा आप लोगों को फैक्ट्री के अंदर जो इनडायरेक्ट वेजेस लगते हैं, क्या लगते हैं? इनडायरेक्ट वेजेस। तो ऐसे वो सारे खर्चे जो आप लोगों को फैक्ट्री के अंदर इनकर्ड करने पड़ते हैं, वो सारे हम कहाँ लिख लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। अच्छा, और फैक्ट्री में काम करना शुरू हो जाता है कि मतलब हमारा वर्क इन प्रोग्रेस शुरू हो जाता है कि काम करना शुरू हो जाता है, और यहीं से हमारी आगे चल के फिनिश गुड्स बनती है। तो हम लोग यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस को भी कंसीडर्ड करते हैं कि कितना काम हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, WIP का कितना काम हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है, वो भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। वो सीखेंगे आगे हम लोग, इन डिटेल फॉर्मेट बताऊंगा ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP को लेकर, ठीक है। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, इसको लेकर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो प्राइम कॉस्ट में ओवरऑल आप ये सारे फैक्ट्री के खर्चों को जोड़ दोगे। पहले सेपरेटली बस ये फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चों की टोटल मारने का, सिर्फ इतनी टोटल आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर आप सारे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट की टोटल करो, इन्हें नाम देंगे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। क्या नाम देंगे? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। और इस टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट के साथ अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या पता चल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। इसी का एक और नाम है, फैक्ट्री कॉस्ट को ही हम वर्क कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसी को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी चीज़ एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग है। फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, वर्क कॉस्ट बोलो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो। कैसे निकलता है ये? तो ये निकलता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की जो टोटल आई थी उसको ऐड करने के बाद की टोटल। समझा यहाँ तक के? फिर उसके बाद हम आगे बात करें फैक्ट्री के बाद। अब इसको बनने के बाद ऑफिस एंड जो स्टाफ होता है हमारा, जो मैनेजमेंट होता है, वो अब उसके ऊपर वो क्या करेगा? डील वगैरह करेगा, सामान से रिलेटेड क्लाइंट्स वगैरह से मीट करेगा। मतलब इनको अब अगला अपना ऑफिस और जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैनेज करना है। तो अब अगले खर्चे हमको कौन से लगेंगे? गुड्स तो ठीक है, बनना शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, लेकिन इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए तो टाइम लगता है। तो इसको मैनेज करने के लिए कौन? एडमिनिस्ट्रेशन बैठाना पड़ता है क्या? और ये एडमिनिस्ट्रेशन सब कहाँ से ऑपरेट करते हैं बिजनेस को? ऑफिस से। तो अगले खर्चे कौन से लेना है हमने? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के। अगले खर्चे कौन से लेना है हमने? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हम लोग को लेना है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड का भी नाम दे सकते हो। अब ऑफिस के अंदर जो भी खर्चे लग जाए, जैसे मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑफिस का ही खर्चा का पार्ट है क्योंकि मैनेजर जनरली ऑफिस में बैठता है। अच्छा, लेकिन अगर फैक्ट्री मैनेजर होता तो फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाता। तो मैनेजर को सैलरी देना या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के लिए आपने कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज के पीछे खर्च किया, तो ये सारे खर्चे आप कहाँ लिख लोगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ऐसे और भी लंबे चौड़े आइटम्स है, मैं सीधा आप लोगों को इसके एक फॉर्मेट की तरफ ले जाऊँगा। अभी पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर और भी हेड्स और भी नाम आते हैं। तो ये सारे खर्चों को भी आप क्या करोगे? अगर टोटल मार दोगे तो आपको जो मिलेगा उसको नाम क्या दोगे? टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो टोटल जो आएंगी उसको क्या कर दोगे? ये जो आपका वर्क कॉस्ट निकला था इसके साथ अगर आपने अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ दिया तो हमें जो खर्चा या जो कॉस्ट मिलेंगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए इतनी कॉस्ट आ रही है, क्या कहेंगे इसे हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब हम लोग फाइनली अपने आखिरी और अंतिम खर्चों की तरफ आएंगे, अंतिम ओवरहेड की तरफ आएंगे। और लास्ट ओवरहेड हमारा किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सामान बन के तैयार तो हो गया,
प्रोडक्शन की कॉस्ट पता तो चल गई, लेकिन इनको बेचने के लिए क्या हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी इनकट करने पड़ेंगे। यस, तो अब हम अगले खर्चे कौन से ले लेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। अगले खर्चे कौन से ले लेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ले लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ले लेंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोगों का एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट आता है क्या? एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। सेल्स कमीशन देना, ठीक है, या मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज करना, वो सारे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे। तो सपोज आप टोटल मार लोगे सारों खर्चों की, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और फिर क्या करना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो टोटल आई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी जोड़ देने का। तो आपको क्या पता चल जाएगा या क्या मिल जाएगा? आप लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं टोटल कॉस्ट। क्या नाम दे सकते हैं इसको? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बोलो या कॉस्ट ऑफ सेल बोलो, करेक्ट। तो आपको टोटल कॉस्ट है क्या पता चल गया? कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें हम हमारा क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट। हम हमारा क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट। तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस कितना है वो पता चल जाएगा, राइट। तो ये एक कॉस्ट शीट है, ये जो मैंने पूरे खर्चों का एक पूरा शीट रेडी किया, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉस्ट शीट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखना है? कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन करना सीखना है, पहली चीज। ठीक है, क्या सीखना है? कॉस्ट शीट। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ भी ले जाऊंगा। इसका एक स्टैंडर्ड क्या है? फॉर्मेट है, एक सीक्वेंस है, हम उस सीक्वेंस की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कही, तो यहाँ पर कई बार आप लोगों को क्या भी देखने को मिलता है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी देखने को मिलता है फिनिश गुड्स का। तो अभी मैं आप लोगों को जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ ले जाऊंगा तो वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वजह से क्या फर्क पड़ता है वो भी चीज को समझाऊंगा, राइट। अच्छा, इसी कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, क्योंकि बिना कॉस्ट शीट का आप ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको कॉस्ट शीट पहले सीखना है, और फिर इसी कॉस्ट शीट के बेसिस पर हम एस्टिमेटेड करते हैं। हम क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि फ्यूचर में कितना खर्चा लग सकता है। यानी कि जैसे मान लो एक कॉस्ट शीट मैंने बनाया 1000 क्वांटिटी के लिए, ठीक है, और यहाँ से मैंने 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल दी, मेरी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है। सपोज करो मुझे कोई ऑर्डर मिल रहा है फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, भविष्य में मुझे कोई काम करना है या मुझे फ्यूचर में कोई ऑर्डर मिल रहा है। हम लोगों को अगर किसी ने ऑर्डर दिया कि अब हमें 5000 यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन करके दो, या हमें 5000 यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है? एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाना है कि 5000 यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। तो उस एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को ही हम क्या नाम देते हैं? टेंडर का नाम देते हैं। इस एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को ही हम क्या बोलते हैं? टेंडर। तो टेंडर क्या है? भविष्य है, किसका? पास्ट का, मतलब आपने, और कॉस्ट शीट क्या है? पास्ट है, जो घटना घट चुकी है, जो कॉस्ट लग चुकी है, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। ये पास्ट डेटा पर बेस्ड होता है। और टेंडर क्या है? एस्टिमेशंस क्या है? भविष्य में क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? टेंडर, या फिर इसे हम क्या भी बोलते हैं? हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझा क्या? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट और टेंडर के बीच का मतलब सॉरी, कॉस्ट शीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मतलब जो घटना जो घट चुकी है, जो कॉस्ट लग चुकी है, और टेंडर मतलब जो भविष्य में लगने वाली है। तो भविष्य में जो कॉस्ट लगने वाली है उसके लिए बेस क्या होगा? जो पहले लग चुकी है। जैसे मैं बोलता हूं आप सेकेंड सेम में कितना स्कोर करोगे, ठीक है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर अंदाजा लगाना है तो आपका पास्ट फर्स्ट सेम का रिजल्ट थोड़ा बहुत मैटर करेगा, नहीं करेगा? नॉट डेफिनेटली 100%, बट सम जो कुछ बोल सकते हो, कुछ पोर्शन तो कहीं ना कहीं यूज डिसीजंस लेने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि जिन भी स्टूडेंट के ऑल सब्जेक्ट क्लियर थे, तो ज़्यादा चांस है कि सेकेंड सेम में भी उनके क्या होंगे? ऑल क्लियर होंगे। एक अंदाज़ा लग रहा है, हालांकि अंदाज़ा सही नहीं होता। ठीक है, अंदाज़ा कई बार गलत भी हो जाता है। पता चलता है कि एक साथ जिस बच्चे के साथ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में सातों के सातों पेपर बैक थे, हो सकता है सेकेंड सेम में पूरे 14 के 14 एक साथ क्लियर कर जाए। इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की तो कभी बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को लेकर पॉसिबिलिटी 100% नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या सीखने वाले हैं? कॉस्ट शीट और टेंडर शीट, राइट। क्या सीखने वाले? कॉस्ट शीट पहले सीखेंगे,
और कॉस्ट शीट अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया ना तो बस टेंडर के क्वेश्चन समझना है, क्योंकि टेंडर का कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है। जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वही हम टेंडर पे अप्लाई करते हैं, करेक्ट। तो टेंडर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। और अच्छी बात है, टेंडर में तो कोई क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन भी नहीं होता, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अंदाजा लगाना, और अंदाजा लगाते समय हम कभी स्टॉक को कंसिडर्ड नहीं करते। चलिए बढ़ते आगे, और इसके हम एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट को पहले देख लेते हैं। चलिए सो हम लोग आप लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ आ गए, राइट। किधर आ गए? ये आप लोगों का कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है, राइट। तो ये आप लोगों का कॉस्ट शीट का क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आप इस फॉर्मेट की तरफ आइएगा। क्या कहता है भाई ये फॉर्मेट? तो चलिएगा मेरे साथ साथ एक बार क्या करेंगे हम इस फॉर्मेट को गो थ्रू। क्या करेंगे? गो थ्रू। तो हमें सबसे पहले शुरुआत किससे करना है? रॉ मटेरियल से। लेकिन देखो हो सकता है ना पुराने साल का कोई मटेरियल आपके पास बचा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पुराना बचा कुचा रॉ मटेरियल, प्लस ऐड करेंगे इसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपने कोई रॉ मटेरियल परचेस करके लाया उसको ऐड करेंगे। और इस परचेस से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि कैरियज इनवर्ड, फिर ऑक्ट्राय, कस्टम ड्यूटी या फिर अदर एक्सपेंसेस जो कि किसके ऊपर इनकर्ड किए गए हैं? परचेस के ऊपर। तो इन खर्चों को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सर जरा एग्जांपल देकर बात को समझाओ, ऐसे बात हजम नहीं होती। अरे बेटा आप लोगों के पास ना पहले से स्टॉक था ओपनिंग का कुछ, जिसकी वैल्यू कितनी थी? जिसकी वैल्यू थी सपोज करो 5000 रुपीज़, और आपने कुछ मटेरियल खरीद के लाया जिसकी वैल्यू थी 1,55,000 रुपीज़, और इसको गाड़ी भाड़ा लगा होगा आपको लाने के लिए। सपोज आपने सामान कहाँ से मंगवाया? सांगली से मंगवाया, तो सांगली से नागपुर आते तक के पैसा लगा होगा ट्रांसपोर्टेशन का, कैरियज इनवर्ड बोलते हैं जिससे हम, ठीक है। बीच में कहीं ना कहीं टोल टैक्स वाले बैठे रहे होंगे, ऑक्ट्रा टोल टैक्स ले लिया उन्होंने। हो सकता है अगर फॉरेन से माल या फिर किसी, जब हम कोई स्टेट की जो बाउंड्रीज उसको क्रॉस करते हैं तो कस्टम ड्यूटी भी लग जाती है कस्टम एरिया में। तो ये सारे खर्चे तो मैं सब मिलाकर बोलता हूँ आपको कि 5000 रुपीज़ आपको इस तरीके से कैरियज इनवर्ड एंड अदर खर्चे लग गए, करेक्ट। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक आपने कॉस्ट कितनी इनकर कर दिए? 155 और ये प्लस 10 मतलब 1,65,000। लेकिन आखिरी में आपके पास 10,000 का सामान बच जाता है। कितने का सामान बच जाता है? चलो 10 नहीं, मैं बोलता हूँ 15,000 का सामान बच जाता है। कितने का? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000 का रह जाता है। तो अभी तक आपने कुल मिलाकर 1,65,000 खर्च किए, लेकिन उसमें से 15,000 का सामान बचा हुआ है। इसका मतलब खर्चा हुआ नहीं, वो तो बचा हुआ सामान है ना। और बचा हुआ सामान खर्चा होता है क्या? नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने घर पे कोई फंक्शन था, सपोज करो शादी थी, और शादी के लिए आपने 50 किलो शक्कर खरीद के लाया, क्योंकि मिठाइयाँ घर पे ही बनवा रहे हो, लेकिन उसमें से 10 किलो शक्कर बच गई। तो अपन क्या बोलेंगे? खर्चा कितने शक्कर का हुआ? 40 kg का बोलेंगे ना। ऐसा तो नहीं बोलेंगे जितना खरीद के ला लिए पूरा खर्चा हुआ। तो खर्चा किसको बोलेंगे? जितना कंज्यूम्ड हुआ। तो वो कैसे पता चलेगा? जितना माल बच गया हटा दो, क्योंकि वो खर्चा नहीं है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा तो हमने कितने रुपए का यहाँ सामान कंज्यूम किया पता चल जाएगा। कितने का? 1.5 लाख का। यानी हमारा रॉ मटेरियल कितने का कंज्यूम हो जाता है? 1.5 लाख का। और लेबर को हम अलग से 50,000 और देते हैं। जो काम करने लेबर आया इस पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने के लिए, तो उसको हम लोग 50,000 अलग से देते हैं। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से अगर कुछ खर्चे दिए आपको, तो सपोज करो 20,000 दिए, तो ये सारे खर्चों को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमारा प्राइम कॉस्ट। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? 2,20,000। इस प्राइम कॉस्ट को मैं एक्चुअल बाहर के कॉलम में लिख लेता हूँ, अमाउंट के कॉलम में। बाहर हम 2 अमाउंट का कॉलम, ये हो गया वर्किंग नोट के प्रॉस्पेक्टस से, और ये हो गया फाइनल अमाउंट का कॉलम, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉस्ट का कॉलम हो गया, और ये अमाउंट वर्किंग नोट के हिसाब से हो गया। तो हमें क्या पता चल गया? प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग कौन से खर्चे जोड़ने वाले? फैक्ट्री के। कौन से खर्चे जोड़ने वाले? फैक्ट्री के। तो फैक्ट्री के अंदर देखो, फैक्ट्री को हम क्या भी बोलते हैं? वर्क भी बोलते हैं, राइट। फैक्ट्री को क्या भी बोलते हैं हम? वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे। तो अब इसके अंदर कौन कौन से खर्चे लगेंगे? लवकर पहा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके अलावा इनडायरेक्ट वेजेस, फिर लीव वेजेस, मतलब कोई वर्कर छुट्टी पर होता है तो उसको उसके भी पैसे मिल जाते हैं। ओवर टाइम कभी किसी वर्कर ने काम किया, ये सारे ऐसे वर्कर है जो कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री के अंदर। फिर फ्यूल एंड पावर, मशीनरी को चलाने के लिए
कोल मशीनरी को चलाने के लिए, फैक्ट्री का रेंट, जहां आप फैक्ट्री चला रहे हो रेंट पर हो वहां का टैक्स, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री को जो सुपरवाइज कर रहा है उसकी सैलरी, वर्क स्टेशनरी मतलब फैक्ट्री के अंदर जो स्टेशनरी यूज हो रही है, फैक्ट्री के अंदर जो कैंटीन है, ठीक है, फैक्ट्री के कोई मशीनरी का रिपेयरिंग या कोई हावलेज मतलब अगेन कुछ वहां सुधार वगैरह या कोई पार्ट्स वगैरह को चेंज किया जा रहा हो, या फिर वर्क सैलरी, ठीक है, फिर क्या है हमारे पास वर्क सैलरी, तो वर्क सैलरी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज वर्क मतलब होता है फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, ठीक है। उसके अलावा चलिए वही सारी है। चलिए सो वर्क एक्सपेंसेस, फिर गैस वाटर, ये सब ऐसे खर्चे जो कहाँ इनकर्ड होते हैं फैक्ट्री के अंदर। ड्राइंग ऑफिस सैलरी मतलब आपने जो कोई क्या करता है मैप वगैरह ड्रॉ करता है फैक्ट्री वगैरह का, ठीक है, उसके लिए जो हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं उसको ड्राइंग सैलरी या ड्राइंग ऑफिस सैलरी बोलते हैं। जो फैक्ट्री का पूरा मैप वगैरह जो बनाते हैं ना इंजीनियर्स लोग, ये वो वाला अमाउंट हो गया आपका। फिर उसके अलावा टेक्निकल डायरेक्टर, देखो टेक्निकल डायरेक्टर कहाँ होगा फैक्ट्री के अंदर, बिकॉज वो टेक्निकल चीजों को इंप्रूवमेंट को देखता है, टेक्निकल मतलब मशीनरी चीजों को देखता है। उसके अलावा लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, जब भी कोई सामान बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है फैक्ट्री के अंदर, करेक्ट। फिर वर्क टेलीफोन मतलब फैक्ट्री के अंदर जो टेलीफोन वगैरह लगे उसके खर्चे, और इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस मतलब जो फैक्ट्री के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है ना बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो ये सारे खर्चे, ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय फैक्ट्री के अंदर कुछ स्क्रैप बच जाते हैं, तो जो भी स्क्रैप बचते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप, ये हमारी इनकम है क्या, ये खर्चों को कम करता है क्या, इसलिए हम इसको क्या करेंगे माइनस, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई पुराना, ये ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब कोई पुराना माल जो बन रहा था बट कंप्लीट नहीं हुआ था वो इस बार कंप्लीट होने वाला है, तो पिछले साल का क्लोजिंग WIP इस बार का क्या बन जाएगा ओपनिंग WIP, माइनस कर देंगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और फिर ये सारे खर्चों की टोटल मारेंगे। तो ये सारे खर्चों के पहले टोटल मारेंगे, तो इसको नाम क्या देंगे, टोटल वर्क ओवरहेड, क्या बोलेंगे, टोटल वर्क ओवरहेड। तो ये सारे खर्चों के हमने पहले टोटल मारा और ये टोटल को बाहर निकाल दिया, करेक्ट, पहले टोटल मार दिया सारे और ये टोटल को बाहर निकाला। तो ऊपर देखो आप लोगों ने पहले प्राइम कॉस्ट निकाल रखा है क्या ऑलरेडी, ये आप लोगों ने प्राइम कॉस्ट निकाल रखा था, तो ये प्राइम कॉस्ट में पूरी की पूरी टोटल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सारी मिलाकर जो टोटल वर्क ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड इसकी टोटल आती है एक एग्जांपल के लिए 80,000 रुपए, कितनी आती है 80,000 रुपीज, और ऊपर में प्राइम कॉस्ट कितना आया था 220, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा वर्क कॉस्ट, कितना आ जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट 3 लाख रुपए का, वर्क कॉस्ट कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए का, करेक्ट। फिर उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, किसकी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर सारे ऑफिस में लगने वाले खर्चे हैं, जैसे कि ऑफिस की सैलरी, डायरेक्टर की फीस, ऑफिस का रेंट रेट्स, ऑफिस स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे और भी खर्चे, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयरिंग वगैरह ऑफिस के इक्विपमेंट्स का, उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफिस के फर्नीचर का। अगर कुछ आपने ऑफिस में ट्रेड मैगजीन्स वगैरह मंगवाया है तो ऑफिस की लाइटिंग वगैरह, ऑफिस के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस आपको इनकर्ड करने पड़ रहे हैं, डायरेक्टर अगर ऑफिस के काम से कहीं बाहर घूमने वगैरह या ट्रैवलिंग करता है बिजनेस पर्पस से, और कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स कोरियर पोस्टेज वगैरह करने ऑफिस के, कोई लीगल चार्जेस जो ऑफिस के काम के लिए एडवोकेट वगैरह या किसी प्रोफेशनल को देने पड़े, किसी सीए को अगर ऑडिट फीस वगैरह देनी पड़ जाए ऑफिस के अंदर, ये सब ऑफिस एंड मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फिर से क्या करेंगे, ये सारे खर्चों की टोटल मार देंगे, नाम क्या देंगे, टोटल ऑफिस ओवरहेड। कल क्या क्या भैया, अरे मिनाज खान का वो करना है OTP, उन्होंने 2 से 3 के बीच का टाइम दिए, तो कल रात को उधर थे, वो वर्किंग में चले जाते हैं, 10 से 12:30 बजे तक फ्री रहते हैं, फिर 2 से 3 बजे तक फ्री रहते हैं, उधर ही बैठो सब। कौन सी वाली, अब वो तो खत्म हो गई, रिन्यू भेज रहा हूँ फिर से, अब रिकॉर्डिंग हमारी, रिकॉर्डिंग तो कंटिन्यूसली। सो टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी काफ़ी बीच में लंबी क्या हो गई थी, गैप हो गई थी, करेक्ट। सो आप लोगों को ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को क्या करना है, जोड़ना है, तो इसको हम नाम क्या देंगे, टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की सपोज करो मैं बोलता हूँ टोटल आ रही है 40,000 रुपीज़, कितने 40,000 रुपये। तो फिर आप वो जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट निकला था 3 लाख रुपए का, करेक्ट 3 लाख ही आया था, तो उसमें ये 40,000 भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3,40,000। ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या निकला ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करेंगे। अगर देखो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी ना तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन होगी ना, जैसे मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि 20,000 रुपये वैल्यू थी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की और 30,000 रुपीज़ वैल्यू थी क्लोजिंग स्टॉक की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आप बड़े आसानी के साथ क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, कि ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये क्या निकल जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,30,000 निकल जाएगा। लेकिन एक जगह समस्या आ जाती है, कब, कई बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ यूनिट पता होते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, उसकी वैल्यू पता नहीं होती। तो फिर सर ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू कैसे निकलता है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये जो आपने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रखा है ये डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, यानी कि आपको कुल मिलाकर 3,40,000 का खर्चा आया। फॉर एग्जाम्पल कितने यूनिट्स को बनाने के लिए, मैं बोलता हूँ 10,000 यूनिट को बनाने के लिए, तो अगर 34,000 का खर्चा आ रहा है, 3,40,000 का खर्चा आ रहा है 10,000 यूनिट को बनाने के लिए, तो टोटल यूनिट प्रोडक्शन से हम डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएंगी 1 2 3 4 1 2 3 4 34 रुपए, ये एक यूनिट की कॉस्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा ही अगर आपके पास 100 यूनिट या फिर 1000 यूनिट बच गए, सपोज करो 1000 यूनिट्स बच गए, तो फिर 1000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 34,000 रुपये, कितनी होनी चाहिए 34,000 रुपये। सो फिर अगर आप लोगों को ऐसा निकालना होता तो फिर यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लेते हैं 34,000। तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली फिगर गिवन होगा या तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक बात करनी पड़ेगी। या तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया होगा, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी होंगी, या फिर आप लोगों को इस फॉर्मूले की मदद से, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अरे फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, आप पर यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हो, पहले पर यूनिट की कॉस्ट कैसे निकल रही है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट, तो एक यूनिट की कॉस्ट निकल गई और उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट के साथ, तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। डन, समझे यहाँ तक के। तो इसको एडलेस करने के बाद आपको क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये 34,000 होता तो फिर यहाँ पर आंसर कितना आ जाता, 26,000, 3,26,000। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करते हैं, किसकी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट आएंगी, शोरूम एक्सपेंसेस, क्योंकि सजाना धजाना सिर्फ मार्केटिंग के लिए करना पड़ता है, बैड डेट, क्योंकि सामान बिका था बट पैसे वहां से आए नहीं, तो सेल की वजह से ये खर्चा हो रहा है, सेल्समैन की सैलरी या फिर पैकिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखना सेकेंडरी पैकिंग आती है। कौन सी पैकिंग आती है, सेकेंडरी पैकिंग आती है, और जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो हमारा प्राइम कॉस्ट में आता है। प्राइमरी पैकिंग के नाम से अगर कभी दे देना तो प्राइम कॉस्ट निकालते समय जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं वहां लिखना, अगर क्या नाम से आया तो प्राइमरी पैकिंग, और सेकेंडरी पैकिंग के नाम से आया तो यहाँ, और सर सिर्फ पैकिंग बोला तो भी सेलिंग है ना, बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करके चलते हैं, सेकेंडरी पैकिंग के चार्जेस होंगे। सर अब ये मुझे बताओ, सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है, सुनिएगा। प्राइमरी पैकिंग, आप लोगों ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो बिस्किट एक पॉलीथीन या फिर एक ऊपर में एक क्या होती है, कवरिंग होती है झिल्ली की, ठीक है, क्या होती है, कवरिंग होती है, ये प्राइमरी पैकिंग है। सर कैसे बोल रहा हूँ प्राइमरी पैकिंग है, बिकॉज उसके अंदर डायरेक्टली वो गुड्स है, और अगर बिना पैकिंग के गुड्स को रखा जाएगा तो गुड्स चल नहीं पाएगा। अगर आप सोचो ऐसे खुले में बिस्किट बेचते तो क्या बिस्किट वो चल पाता, 2 दिन 3 दिन में बिस्किट क्या हो जाता, खराब हो जाता, करेक्ट।
ट्राई करना हो तो घर पे कभी ट्राई कर रहा है, बिस्किट का पैकेट खोल देना, एक बिस्किट को बाहर ही रखना और 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद उस बिस्किट की हालत देखना। ठीक है, क्या हो जाता है पूरा मॉइस्चराइजेशन या फिर नेचुरल एटमॉस्फेयर की वजह से। तो यानी कि जो पॉलीथीन की पैकिंग होती है वो मैंडेटरी पार्ट है, तभी तो कई दिनों तक बिस्किट को कुछ होता नहीं उस पैकिंग के अंदर। अच्छा, लेकिन जब आप ऐसी बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट को एक बॉक्स के अंदर रखते हो तो बड़े बड़े कंटेनर में बिस्किट का सप्लाई होता है। ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर के अंदर क्या होता है, बिस्किट का सप्लाई होता है। सो जो बड़े बड़े देखो छोटे छोटे, जैसे मान लो 5-5 रुपए के बिस्किट के पैकेट थे, तो ऐसे करके पूरी बड़ी से एक बॉक्स में पैक होता है और फिर सीधा वो बल्क में, जैसे अपन पूरा पैकेट ही खरीद के लाते हैं, तो वो सेकेंडरी पैकिंग है, क्योंकि वो करना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन जो मेन जो पहला जो जिसके अंदर ही बिस्किट है वो जरूरी था, लेकिन फिर उसके बाद जो बड़े वाले कंटेनर के अंदर दिया वो सेकेंडरी पैकिंग है। ठीक है, तो सेकेंडरी पैकिंग मार्केटिंग पर्पस से किया जाता है, करेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे टूथपेस्ट। पहले टूथपेस्ट एक ऐसे पाउच में आता है क्या ऐसा, और उसके अंदर टूथपेस्ट होता है, लेकिन फिर ये भी एक बॉक्स के अंदर और पैक होके आता है क्या? अरे बॉक्स के अंदर बकायदा एडवर्टीजमेंट वगैरह गाँव भरे की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो अंदर जिसमें टूथपेस्ट पैक हुआ है ये प्राइमरी पैकिंग थी, लेकिन जो उसके ऊपर जो बॉक्स आया वो सेकेंडरी पैकिंग है, बराबर। अब ऐसा तो नहीं हो सकते दुकानदार लोग आओ ब्रश में लगा लगा के टूथपेस्ट बेचता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो क्या करना पड़ेगा, उनको पैक करना पड़ेगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरियज आउटवर्ड, गाड़ी भाड़ा, सामान बेचने के लिए अगर कभी आपको बाहर जाना पड़े तो कैरियज आउटवर्ड। कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, ओके, सामान बेच रहा है उसको कमीशन दे रहे हैं। काउंटिंग हाउस सैलरी, जनरली जब ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं तो उनके लिए सैलरीज प्रोवाइड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, मार्केटिंग करने के लिए हम कैटलॉग वगैरह बनाते हैं उसकी कॉस्ट है। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन या फिर कलेक्शन चार्जेस, जो पैसे वगैरह कलेक्ट करने के लिए घूमते रहती है या सामान वगैरह कलेक्ट करने के लिए या डिलीवरी करने के लिए घूमते रहती है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सामान को बेचने के लिए। कॉस्ट ऑफ टेंडर, अगर कहीं सामान आपको बेचना है उसके लिए आपने टेंडर डाला तो टेंडर के लिए कॉस्ट लगी। गोडाउन या फिर वेयर हाउस चार्जेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, अगर किसी को आप मार्केटिंग पर्पज से मेल वगैरह कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड। सेल्स मैनेजर्स सैलरी, डायरेक्टर्स फीस, और ये डायरेक्टर कहाँ का है, शोरूम का है। और सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन एंड द रिपेयर ऑफ डिलीवरी वैन और द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स ब्रांच, राइट। तो ये सारे खर्चे कैसे रिलेटेड थे, सेल्स से रिलेटेड। तो आप अलग से टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड के पहले टोटल निकाल दो और इस टोटल को भी बाहर लिख दो। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था, उसमें ये वाले भी टोटल को क्या कर देंगे ऐड। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था, जैसे 3,26,000 आया था, करेक्ट। तो सपोज करो ये 24,000 रुपए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 24,000 टोटल इसके। तो 3,26,000 में 24,000 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 लाख रुपए। तो ये क्या निकल गई, 3.5 लाख टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। और फिर इसमें आपको जितना प्रॉफिट जोड़ना है जोड़ दो। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट जोड़ना है तो 35,000 रुपए का प्रॉफिट जुड़ जाएगा। और ये 10% मैंने प्रॉफिट काय पे जोड़ा, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। मैंने कॉस्ट का 10% प्रॉफिट जोड़ा क्या, यानी मेरी 3.5 लाख की कॉस्ट थी, उसका 10% निकाला 35,000, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3,85,000, राइट। अच्छा, यही प्रॉफिट अगर ऑन सेल बोलता तो फिर क्या करते, अगर 10% प्रॉफिट ऑन सेल बोलता तो क्या करते, फिर हम सेल प्राइस को 100% अज्यूम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सेल प्राइस को 100% अज्यूम करते हैं। हम मान के चलते कि ये जो सेल है ये सेल कितना परसेंट है, हम मान के चलते कि सेल 100% है। और अगर प्रॉफिट 10% दिया है, इसका मतलब कॉस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, 90। कॉस्ट कितना होना चाहिए, 90। मतलब कि ये 3.5 लाख रुपए खुद में 90% है, तो फिर 10% की वैल्यू कितनी, तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 38,888, करेक्ट। और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं 3,88,888 रुपीज, क्योंकि इसी का तो 10% निकला था 38,888 बराबर। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, टेंडर सॉरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। यस
ये सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट दिमाग में सेट करना है, क्योंकि जब तक ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सेट नहीं होगा ना दिमाग में, और सर इतना बड़ा पूरा याद करना है कि अरे नहीं, लॉजिक याद रखो सिंपल, इतना मैं नहीं बोलता कि एक एक शब्द याद रखो, लॉजिकल पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है आपका खत्म हो जाता है, पूरा लॉजिकल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लॉजिकल याद कैसे रखने के लिए कहूंगा, मैं आपको बोलूंगा देखो सबसे पहले आप सीक्वेंस याद रखो, अंदर के खर्चे खुद ब खुद पढ़ के समझ में आ जाते हैं, फैक्ट्री में जाना चाहिए, लॉजिक बस ये क्लियर होना चाहिए कि फैक्ट्री में किस टाइप के खर्चे लगते हैं, ऑफिस के अंदर कैसे खर्चे लगते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग के खर्चे कैसे होते हैं। तो जिसको ये लॉजिक क्लियर है तो उसके लिए स्टेटमेंट याद रखना बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, मैं बस रिकॉल कर रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके न्यूमेरिकल सेगमेंट की तरफ। इस चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक टेंडर को लेकर कई लोग हवा बना लेते हैं, भाई हवा फूस है, वो पूरा टॉपिक ही फूस है पूरा, ठीक है। पता नहीं क्यों तो भाई बहुत सारे बच्चे टेंडर को ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई टेंडर को जो बाहर की चीज आ गई, कॉस्ट शीट आगे, मतलब मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर आ गया, वो अभी आपको क्लियर भी होगा, अभी समझाऊंगा। तो चलिए, सो मैं एक बार आप लोगों को कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से एक बार गो थ्रू करवा दूं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, देखो कॉस्ट शीट की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी, कॉस्ट शीट की। तो आप लोगों को सबसे पहले मटेरियल के बारे में सोचना है, किसके बारे में, मटेरियल। तो आपको शुरुआत किससे करनी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा उसमें क्या हो जाएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा, करेक्ट, और ऐड हो जाएगा परचेस से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो किससे रिलेटेड है, परचेस से। अब कई लोगों को नाम अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे कि हो सकता है आप लोगों को कैरियज इनवर्ड के नाम से खर्चा हो, किस नाम से, कैरियज इनवर्ड, हो सकता है ऑक्ट्राई के नाम से खर्चा हो, ठीक है, या हो सकता है परचेज एक्सपेंसेस के नाम से खर्चा हो। उसके अलावा आपको इसमें से क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको क्या पता चल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा ना अभी प्राइम कॉस्ट नहीं मिलेगा, अभी तो सिर्फ मटेरियल की बात हुई है, तो क्या मिलेगा, मटेरियल कंज्यूम। और कई बार क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे दिया तो फिर क्या ही बात है, ऊपर की कोई वर्किंग नोट करना ही नहीं। फिर इस मटेरियल कंज्यूम में हम अपने डायरेक्ट लेबर के खर्चों को जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे, डायरेक्ट लेबर के खर्चों को, और क्या जोड़ देंगे, हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको भी जोड़ देंगे। किनको जोड़ देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो ये जब तीनों खर्चे आपस में जुड़ जाएंगे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद अब अगला जो हमारा खर्चा है वो फैक्ट्री के अंदर लगने वाला है, तो अब अगला खर्चा किस चीज से संबंधित होने वाला है, फैक्ट्री से, फैक्ट्री ओवरहेड। इसी को क्या भी कहा जाता है, वर्क, इसी को क्या भी बोला जाता है, वर्क। तो वर्क ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे, किससे, वर्क ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे। तो वर्क ओवरहेड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे खर्चे ले लेंगे, वर्क ओवरहेड, और उसमें क्या ऐड करेंगे, WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और एक चीज माइनस होती है, अगर कोई स्क्रैप वगैरह बिक रहा है तो, यानी पूरे फॉर्मेट में ना सब ऐड ही होता है, सिर्फ दो चीज लेस होती है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा स्क्रैप अगर सेल कर रहे हैं तो। अदरवाइज सारी चीजें फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने ऐड करना है, करेक्ट। तो चलिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग, सबको नेट ऑफ करके हमने बाहर वैल्यू ला लिया, सबको नेट ऑफ करके, सब प्लस माइनस करके हमने बाहर क्या कर लिया, वैल्यू ला लिया। तो इस प्राइम कॉस्ट में ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को क्या भी नाम देते हैं, वर्क कॉस्ट, इसी को क्या भी बोलते हैं, वर्क कॉस्ट, करेक्ट। फिर इस वर्क कॉस्ट के अंदर फिर क्या जोड़ेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड। तो इसमें सारे के सारे आपके ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे और सारे के सारे आपके मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इनको भी हम जब जोड़ देंगे आपस में तो हमें क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। कई बार क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिया नहीं जाता, सिर्फ क्वांटिटी दी जाती है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोडक्शन, टोटल यूनिट प्रोडक्शन, कितने यूनिट का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, इनटू क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स, इनटू क्लोजिंग स्टॉक के जितने यूनिट्स होंगे वो, राइट। तो आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी पता चल जाएंगे। तो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये ऐड और लेस करके जो मिलेंगी इंफॉर्मेशन, इसे हम नाम क्या देंगे,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सामान को बेचने के लिए इतनी खर्चे की जरूरत पड़ रही है या इतना खर्चा हो रहा है। अब बस इसमें बेचने से संबंधित खर्चे ले लो, आखिरी खर्चे कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसमें जितने भी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड खर्चे वो सारे खर्चे जुड़ जाएंगे, तो आपको जो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएंगे, टोटल कॉस्ट। क्या पता चल जाएगा, टोटल कॉस्ट। और फिर टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो अपने को क्या पता चल जाता है, हमारा सेल प्राइस, राइट। तो ये आप लोगों को एक ओवरव्यू याद रखना है कि ये पूरा एक आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपने क्या करना है, याद रखना है। डन, चलिए बड़े आगे। सो ये हो गया कॉस्ट शीट के बारे में। अब थोड़ा सा टेंडर का भी बेसिक बता दूं, ठीक है। अब टेंडर का एक बेसिक बता देता हूं, फिर उसके बाद पूरे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ये तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था। अब समझिए टेंडर क्या होता है। अब मैं किसकी बेसिक्स की बात कर रहा हूं, टेंडर के बेसिक्स की बात कर रहा हूं। अब टेंडर क्या है, कॉस्ट शीट का बच्चा है। टेंडर कौन है, कॉस्ट शीट का बच्चा है। तो अगर आपने कॉस्ट शीट बना लिया तो टेंडर बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। टेंडर क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है। क्या है टेंडर का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड मतलब अंदाजा लगाना। एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। किसी चीज का हम क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। किसी कॉस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, राइट। सो कैसे अंदाजा लगाएंगे, जरा बात को समझना। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर हमको लेबर या फिर डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको, डीएमसी मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ये जो इंफॉर्मेशन थी ना, ये 1000 यूनिट के लिए थी। कितने यूनिट के लिए थी, 1000 यूनिट के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट दी हुई है आप लोगों को 5 लाख रुपए। कितनी दी हुई है, 5 लाख रुपए। आप लोगों को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैं बोलता हूँ कितनी दी हुई है, 2.5 लाख रुपए। कितनी दी है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हुए थे, मैं बोलता हूँ 1.5 लाख रुपए। तो तीनों को अगर जोड़ दूं तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा क्या, तीनों को अगर जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना है, 5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 लाख। कितना आ जाएगा, 9 लाख। तो प्राइम कॉस्ट कितना है, 9 लाख है क्या। फिर प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे, से मैं कहता हूँ 2 लाख के थे। कितने थे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, 2 लाख के थे। तो फिर हमको 11 लाख क्या मिल जाएगा, 11 लाख क्या है ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। इसी को वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं क्या। फिर इसी में हम लोग और क्या जोड़ देंगे, इसमें हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जोड़ देंगे। तो मैं बोलता हूँ 4 लाख रुपए लगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो कुल मिलाकर अब 15 लाख हो गया क्या खर्चा, कितना हो गया, 15 लाख। कितना हो गया, 15 लाख। तो ये क्या है, 15 लाख। इसको हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर कोई ओपनिंग स्टॉक होता, सपोज मैं बोलता हूँ 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, और सपोज कोई क्लोजिंग स्टॉक होता, मैं बोलता हूँ, और यहाँ पर किसका ओपनिंग और क्लोजिंग आता है, फिनिश गुड्स का। तो अगर मैं कहूँ कि किसी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का क्या, फिनिश गुड्स, तो 2 लाख रुपए का मैं बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक है। तो प्लस माइनस करके 15 लाख में 1 लाख ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 लाख। तो 14 लाख क्या आ गया आपका, इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर देंगे हम लोग लास्ट खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैं बोलता हूँ आपको सीधा सीधा कितने रुपए के दिए हुए, 3 लाख रुपए के दिए हुए। कितने के, 3 लाख। तो 17 लाख का क्या आ जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। और फिर इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। मैं बोलता हूँ आपका प्रॉफिट था 3 लाख रुपए का। कितने का, 3 लाख का। तो आपका सेल प्राइस कितना आ गया, 20 लाख। सेल प्राइस कितना आ गया, 20 लाख।
तो ये 1000 यूनिट के लिए पूरा डाटा दिया हुआ था आपको। क्या दिया हुआ था? 1000 यूनिट के लिए डाटा दिया था। आप अगर 1000 यूनिट बनाते हो तो ऐसा ऐसा कॉस्ट लगता है, जैसा जैसा भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसा जैसा मैंने आपको बताया है। अब आपको मैं बोलता हूं कि एस्टिमेट करो। क्या करो? एस्टिमेट करो कि आपको अगर आपको 5000 यूनिट बनाने के लिए ऑर्डर मिलेगा तो आप सामने वाले से कितना चार्ज करोगे। मैं क्या बोल रहा हूं? एस्टिमेट करो कि अगर आपको 5000 यूनिट बनाने के लिए अगर आप लोगों को क्या मिलेगा, 5000 बनाने का ऑर्डर मिलेगा, तो आपको अब सामने वाले से कितने प्राइस चार्ज करना है। मतलब आपको क्या बनाना है? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कि ये 5000 यूनिट बनाने के लिए कितने कॉस्ट आएंगी। अब ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए, अब इधर भी अपने को मटेरियल लगेगा नहीं लगेगा? मटेरियल लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। कितना लगेगा? पिछले बार कितना लगा था? 5 लाख रुपए। तो इस बार भी 5 लगेगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ये 5 लाख तो 1000 यूनिट के लिए लगा था। तो अगर इसको मैं 1000 यूनिट से डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 500 रुपए। मतलब 1 यूनिट मटेरियल के लिए बनाने के लिए 500 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है क्या? तो फिर 5000 यूनिट बनाने के लिए कितना रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा? 25 लाख। कितने का लगेगा? 25 लाख। क्लियर है पॉइंट? 5 लाख रुपए लगाते हो तो 1000 यूनिट बनाते हो, तो 5000 यूनिट बनाने के लिए कितने लगेंगे? 25 लाख। करेक्ट। अच्छा, लेबर चार्जेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट लेबर चार्जेस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर आपको पिछले बार कितना लगा था? 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख रुपए कितने यूनिट बनाने के लिए लगे थे? 1000। तो अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 250 रुपए लगता है क्या? तो फिर 5000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? 12,50,000। 12,50,000। ये बात भी क्लियर? अच्छा, फिर उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पहले 1.5 लाख रुपए लगे क्या? 1.5 लाख लगे क्या? कितने यूनिट बनाने के लिए? 1000 यूनिट बनाने के लिए। मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 150 रुपए लगता है क्या? तो फिर 5000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगा होगा? 5000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगा होगा? 7.5 लाख। अब तीनों खर्चों को जोड़ देंगे। ठीक है, 25 लाख प्लस 12.5 लाख प्लस ये, तो तीनों के मिला के टोटल कितनी आ जाती है? 45 लाख आ जाती है क्या? क्या आ जाती है? 45 लाख। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। यहां तक तो पिक्चर बच्चों को बड़ी आसान लगती है और है भी आसान। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर कहाँ कंफ्यूज होते होंगे वो बात को सुनो। सर आपने तो बड़ा सीधा सीधा गणित बता दिया, ये 1000 के लिए तो 5000 के लिए कितने, बट क्वेश्चन में इतना सीधा सीधा गणित थोड़ी ना आता है। क्वेश्चन में तो बोलता है मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, कभी बोलेगा मटेरियल के प्राइस कम हो गए, तो हमको क्या बढ़ गए बोलना तो प्लस कर देने का, अगर कम हो गए बोल रहा हूँ तो लेस कर देने का। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि मटेरियल प्राइस 10% से बढ़ गया है, तो ये कैलकुलेशन तो सेम है ना, इसमें 10% और जोड़ देता। तो अगर अभी 25 लाख कॉस्ट आ रही है तो इसमें 10% अगर और बढ़ जाए तो 27.5 लाख हो जाएगी क्या कॉस्ट। ये तो विदाउट इंक्रीज वाली कॉस्ट निकली, लेकिन इसमें मैं अगर और 10% इंक्रीज कर दूं, 25 लाख कॉस्ट थी, अगर इसमें मैं 10% और जोड़ दूं तो फिर यहाँ कॉस्ट 27.5 लाख हो जाएंगी क्या? करेक्ट। तो इंक्रीज और डिक्रीज तो बोलता है, उससे ज्यादा और क्या बोलता है क्वेश्चन वाला। बेचारे क्वेश्चन वाले कितनी सी बात नहीं समझते आप लोग। वो चाहता क्या है आपको क्वेश्चन में, वो बोलता है कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो बढ़ा दो, ऐड कर दो उतनी कॉस्ट जितना परसेंट बोलेगा या जितना रुपए बढ़ाने बोलेगा। अगर कम करने बोला है तो लेस कर दो। बेचारे क्वेश्चन की भावनाओं को तो समझो, वो भी चाहता है कि थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट, इतना सादा सादा कैलकुलेशन, और स्पेशली एमबीए वाले बच्चे तो बिल्कुल भी ना करें, तो इसलिए थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट करके देता है कि इंक्रीज कर दिया डिक्रीज कर दिया। बाकी लॉजिक सिंपल है क्या, पिछले बार कितना लगा था उसके हिसाब से कॉस्ट निकाल दो। पिछले बार ये कैलकुलेशन 1000 यूनिट के लिए हो रहा था तो 5000 यूनिट के लिए कितना, और उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज करने वाला है कर दो। करेक्ट। तो आपको क्या पता चल जाएगा, जैसे मैं फिलहाल में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन में आएंगे उसमें तो मिल ही जाएगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ। राइट। तो कहां तक पहुंच गए? प्राइम कॉस्ट तक के। अब देखो प्राइम कॉस्ट के बाद चीजें सेम नहीं रहती। जैसे डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन यूनिट के हिसाब से लगता है क्या? नहीं, वो तो फिक्स्ड होता है, वो तो फिक्स्ड होता है। अच्छा, सैलरी वगैरह जो हम मैनेजर को सैलरी देते हैं, क्या वो ऐसा है कि 1000 यूनिट बनेगा तो सैलरी मैनेजर को ज्यादा कम देंगे, 5000 बनेगा तो ज्यादा देंगे, ऐसा होता है क्या? अब यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड से जो खर्चे शुरू होते हैं ना, तो यहाँ पर खर्चे कोई वेरिएबल तो कोई फिक्स्ड नेचर के होते हैं।
एक ही नेचर के नहीं होते, जबकि प्राइम कॉस्ट के ऊपर जितने भी खर्चे होते हैं ना, सब वेरिएबल नेचर के होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल होता है, इसलिए हम यहाँ प्रोपोर्शनेटली काम कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड से प्रोपोर्शनेटली काम करते जमेगा ही नहीं। तो फिर अब फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे कैसे लेना, ये बात को समझो। और ये बात पर अगर समझ में नहीं आई तो समझो ये टेंडर का कॉन्सेप्ट ही आपके हाथ से निकल गया। अगर जो बात अभी समझाने जा रहा हूँ अगर वो बात समझ में नहीं आई तो आपका समझ लो टेंडर का कॉन्सेप्ट ही आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि मेन यहीं पर बच्चों की गाड़ियां अटकती होंगी अगर अटकनी है तो। ठीक है, अब कैसे आपको देखना है फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगता है। सो फैक्ट्री के जो आप लोगों को खर्चे निकालने, फैक्ट्री ओवरहेड के जो खर्चे निकालने हैं या फिर वो कितना फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ ऐड करना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर तो वेरिएबल नेचर की भी कॉस्ट आती है, सेमी वेरिएबल की भी आती है। तो सुनिएगा, यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट करके ऐड नहीं करना है। मतलब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करना, फैक्ट्री ओवरहेड टेंडर में आपको कुछ परसेंटेज फाइंड करना है और क्वेश्चन वाला बताता है ये परसेंटेज किसका है। या तो ये परसेंटेज डायरेक्ट लेबर का हो सकता है, या तो ये परसेंटेज किसका हो सकता है, डायरेक्ट लेबर का कुछ परसेंटेज हो सकता है, या फिर प्राइम कॉस्ट का कुछ परसेंटेज हो सकता है। ये कौन बताएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेना? क्वेश्चन वाला। ये इंफॉर्मेशन कहाँ गिवन होंगी? क्वेश्चन में, कि कितना परसेंट आप लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर परसेंट की अमाउंट नहीं बताई तो आपको बेस बताएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड किसके बेसिस पर निकलता है, डायरेक्ट लेबर के या फिर प्राइम कॉस्ट पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपनी ये जो टेंडर कॉस्ट शीट बनाया था, कॉस्ट शीट से पहले आपको परसेंटेज निकाल के देखना पड़ेगा। यानी जो कॉस्ट शीट जो बनाया था यहाँ से पहले निकाल के देखना पड़ेगा। सर कैसे निकालते हैं? तो चलो, अगर मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना परसेंट लगता है वो अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? 3 फॉर्मूलेज है टोटल। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन अगर डायरेक्ट लेबर बोला, क्या बोला? डायरेक्ट लेबर। तो फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए हमारा? ये क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड किसके ऊपर निकालना है। अगर डायरेक्ट लेबर बोलेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर इनटू 100। फिर उसके बाद अगर मान लो सपोज अगर आपको ऐसा बोलता परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री, मतलब ये क्वेश्चन में बताएगा इसलिए फॉर्मूला रटो मत, फॉर्मूले का लॉजिक समझ लो। अगर ऐसा लिखा होता परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन, सपोज करो लिखा होता डायरेक्ट मटेरियल, कि डायरेक्ट मटेरियल के परसेंट के बेसिस पर निकालो, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाता? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। वेरी गुड। अगर अगला आता परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन प्राइम कॉस्ट, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाता? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100। करेक्ट। तो 3 चीजों के ऊपर पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट लेबर के ऊपर निकालने के लिए बोल सकता है, या तो मटेरियल के ऊपर बोल सकता है, या तो प्राइम कॉस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन वाला बताएगा किस पे निकालना है। कोई एक चीज आएंगी, एक साथ तीनों नहीं आ सकती, बट जो भी आएगा आपको लॉजिकल अगर याद है तो ये परसेंटेज निकालना। और ये परसेंटेज आप कौन से डाटा के बेसिस पर निकालोगे? कॉस्ट शीट। क्योंकि आपको तो इस बार का नहीं पता ना, इस बार का तो आपको नहीं पता कि कितना फैक्ट्री ओवरहेड है, कितना डायरेक्ट लेबर है। तो आपको एक किसके बेसिस पर निकालना है परसेंटेज? लास्ट जो आपने टेंडर बनाया था उसके बेसिस पर। तो देखो, टेंडर जब बनाया था, सॉरी कॉस्ट शीट नॉट टेंडर, जब आपने कॉस्ट शीट बनाया था तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 2 लाख, जबकि डायरेक्ट लेबर कितना था? 2.5 लाख। तो अगर मैं परसेंटेज निकालने बैठू 2 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 100 तो 80%। कितना आता परसेंट? ये कितना परसेंट आ जाता आपका? 80। तो ये 80% का यूज करना है हमने। पहले तो ये परसेंटेज अलग से वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा और ये हर क्वेश्चन में करना है, परसेंटेज निकालना ही पड़ेगा। और ये परसेंटेज जो निकला ये आपके टेंडर शीट में अप्लाई होता है। जैसे अब आप टेंडर में जैसे निकालोगे ना, तो टेंडर में 80% अपने को किसका लेना है? डायरेक्ट लेबर का। हमें पता चल गया परसेंट कितना? 80 किसका? डायरेक्ट लेबर का। तो जब यहाँ के लिए आप जब एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट यहीं की उठाना, मतलब 12,50,000। कि 12,50,000 का 80% कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10 लाख।
तो 10 लाख क्या निकल गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिर अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें 55 लाख। ये क्या पता चल गया आपको, ये मिल गया हमको वर्क कॉस्ट, या इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसी को वर्क कॉस्ट या इसी को क्या भी बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। चलो फिर उसके अलावा अब अगले खर्चे की तरफ बढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिर इसके लिए परसेंटेज चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए फिर परसेंटेज चाहिए। फिर से आपको क्वेश्चन वाला बताएगा कि ये जो परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो कौन से बेसिस पर निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जनरली वो वर्क कॉस्ट के बेसिस पर निकलता है। कौन से बेसिस पर, वर्क कॉस्ट के बेसिस पर परसेंटेज निकलता है। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, अगर मैं बोलता हूं आपको परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड निकालना है ऑन वर्क कॉस्ट, तो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100, करेक्ट। अच्छा, अगर सपोज कुछ और बोल दिया, अगर आपको ऐसा बोल दिया परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड है बोलता तो अब फॉर्मूला क्या बन जाता, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 100, बरोबर। तो यानी कि आप लोगों को ये परसेंटेज किस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन वाला बताएगा। आपको पहले परसेंटेज फाइंड करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं ये ऑन कॉस्ट बेस्ड है आपका, तो आपको पहले कॉस्ट शीट से परसेंटेज निकालना पड़ेगा। आ जाओ कॉस्ट शीट पर, इसलिए तो कॉस्ट शीट बेस है। आगे कॉस्ट शीट पर अब देखो, आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालना है। कितना दिया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से, 4 लाख रुपए। और एक काय के बेसिस पर निकलेगा, वर्क कॉस्ट के बेसिस पर। तो वर्क कॉस्ट की अमाउंट कितनी है, 11 लाख। तो निकालो परसेंट, 4 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100, तो 36.36%, 36.36%। तो आपको यहाँ टेंडर में भी क्या करना है, टेंडर में भी क्या करना है, 36.36% लेना है। बट किसका, वर्क कॉस्ट का। तो देखो आपने टेंडर में वर्क कॉस्ट ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना, 55 लाख। तो इस 55 लाख का, करेक्ट, इस 55 लाख का, बराबर। चलो आगे बात करूं और सो फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद अब इसको हम जोड़ देंगे तो 55 लाख का 36.36% होता है लगभग 20 लाख। 200 रुपए कुछ कम आ रहे हैं तो मैं राउंड फिगर उसको 200 लाख कर रहा हूं, ठीक है। 55 लाख का 36.363636 ऐसा परसेंट अगर आप करने जाते हो तो 19,99,998 रुपए, मतलब मोटा मोटा मैं इसको 20 लाख ले सकता हूं। तो ये क्या निकल गया हमारा, यस, 55 लाख को इंटू करना है 36.36% से। तो मैं वही कर रहा हूं, 55 लाख। आप भी चाहो तो कैलसी पे कमांड देते जाओ, निकलते जाएगा। 55 लाख इंटू 36.36%, तो ये 19,99,800 रुपए, मतलब 200 रुपए कम है ना। तो इसको राउंड फिगर करके 20 लाख लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इसके आगे भी वैल्यू आ रही थी जब हमने परसेंटेज निकाला था, राइट। चलो तो 55 लाख प्लस 20 लाख कितना हो गया, 75 लाख। ये 75 लाख क्या निकल गया आपके लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट। अब इसमें लास्ट खर्चे कौन से लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन में बोला होगा कुछ ना कुछ कि काय के बेसिस पर निकालना है, या फिर आपको पर यूनिट की कॉस्ट दी होंगी। जैसे मान लो आपको अगर बोलता है कि पर यूनिट सेम है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बोलता है पर यूनिट सेम है, तो पिछले बार कितना लगा था, 3 लाख रुपए। कितने यूनिट के लिए लगा था, 1000 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना लगा रहा हूँ, 300। तो 5000 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए, तो 300 डिवाइडेड बाई इंटू, या फिर 3 लाख डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 5000, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाना चाहिए आपके पास 15 लाख रुपए। 300 इंटू अगर आप 5000 करते तो कितना आता है, 15 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, 90 लाख। कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगे, 90 लाख, करेक्ट। सो 90 लाख,
ये क्या निकल गया आपका टोटल कॉस्ट, क्या निकल गया ये टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ऐड करने के लिए बोला होगा, या तो परसेंटेज दिया होगा 10%, 20%, 30%, या तो ऑन सेल या तो ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट बोलेगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तो सीधा सीधा सिंपल गणित है, सीधा इसका परसेंटेज निकाल लो। लेकिन अगर ऑन सेल बोलता है तो फिर सीधा गणित नहीं है, आपको सेल को 100 मानना है। जैसे मैं अगर बोलता प्रॉफिट 10% है, ऑन सेल निकालना है, तो सेल को कितना परसेंट मानते हैं 100। और यहां पर याद रखना सेल ना बोलते हुए इसको टेंडर प्राइस नाम दिया जाता है, क्योंकि सेल वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई सामान बिके। ये बिका नहीं है, ये हम एस्टिमेशन दे रहे हैं किसी को, या तो आप एस्टिमेटेड सेल प्राइस बोलो, या तो टेंडर प्राइस बोलो, या तो कोटेशन प्राइस बोलो। एग्जैक्टली सेल प्राइस नहीं बोलने का इसको, करेक्ट। सो 100% और 10% का प्रॉफिट है सेल पर, इसका मतलब कॉस्ट 90% है क्या? अगर खुद में 90% है तो 10% की वैल्यू कितनी है 10 लाख। और जब ये 90 लाख कॉस्ट प्राइस और 10 लाख का प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो हमारा टेंडर प्राइस कितना बन जाएगा 1 CR, 1 करोड़, करेक्ट। 90 लाख प्लस 10 लाख कितना होता है 1 करोड़, खत्म। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है टेंडर से रिलेटेड, राइट। तो टेंडर कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है, कॉस्ट शीट के बेसिस पर ही कुछ चीजों को निकालना पड़ता है और टेंडर बनाना पड़ता है, राइट। तो ये पूरी कंप्लीट क्लास थी आपकी किस चीज से रिलेटेड, ये पूरी कंप्लीट क्लास थी आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट एंड टेंडर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किस चीज से रिलेटेड बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड, करेक्ट। चलिए, सो इस क्लास को यहीं पर क्या कर दिया जाए एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन की।